अध्याय 10 गुरुत्व केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हर एक वस्तु पर पृथ्वी क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे कि हर एक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है और इसलिए पृथ्वी पर ही आकर गिरती है। तो जो है पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के कणों की जो दूरी है, मान लीजिए कोई जो है बॉल है और यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, बॉल को आपने ऊपर फेंका और उस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो जो हर एक कण की दूरी होगी, मतलब वस्तु का जो पूरा द्रव्यमान है उसके हर एक पॉइंट की जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरी लगभग क्या होगी? समान होगी। तो हमें अगर ये कंसीडर करें कि और उस हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींचकर किसको जोड़ें? इस पृथ्वी के केंद्र को जोड़ें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। तो जो है ये इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है और उस वस्तु पर हर एक पॉइंट पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है एक्चुअल में। तो इस प्रकार की जो समानांतर रेखाएं हैं उसका एक रिजल्टेंट भी तो होगा। तो हम जो है हर एक पॉइंट पर लाइन ना खींच करके हम क्या मान लेते हैं कि वस्तु का एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है और वहाँ पर एक परिणामी बल लगता है पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर। तो वह जो निश्चित बिंदु है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि जहाँ भार है वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो जहाँ पर M होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा और फोर्स लगेगा पृथ्वी का। तो इसी बिंदु से होकर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रहे, गतिज अवस्था में रहे, स्थितिज अवस्था में रहे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसका गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ मैं कि क्या है, हर एक वस्तु पर, पृथ्वी पर जो है हर एक वस्तु उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो एक्चुअल में जो है जहाँ जहाँ पर मास है वहाँ वहाँ पर बल लग रहा होगा, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एक परिणामी बल जो है कार्य कर रहा है वस्तु पर, और वो कहाँ पर कार्य कर रहा है? जहाँ पर उसका समस्त भार है। मतलब एक्चुअल में तो पूरी जगह उसका द्रव्यमान है, लेकिन जहाँ पर उसका द्रव्यमान उसका परिणामी एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा, तो वहाँ पर जो है उस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का समस्त भार कार्य कर रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल उस पॉइंट पर जो है परिणामी रूप से कार्य कर रहा होगा। जो कि हर एक पॉइंट पर लग रहा है उसका रिजल्टेंट है ये एक पॉइंट। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? गुरुत्व केंद्र बोलेंगे उस वस्तु का। फिर इसके बाद, और इसी को इंग्लिश में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और इसीलिए शॉर्ट में इसका सेंटर का सी आ जाता है और ग्रेविटी का जी, तो सी जी से जो है डिनोट करते हैं। आगे जाते हैं सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जनरली हम ठोस वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। ठोस वस्तुएं जिसमें तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जो ज्यामितीय आकृतियां रहती हैं उनमें क्या रहता है? एक दो ही विमाएं रहती हैं। जैसे त्रिभुज की बात कर लें, आयत की बात कर लें, समलम, चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनका सिर्फ क्षेत्रफल होता है, इनका आयतन नहीं होता है, इनमें द्रव्यमान भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इन आकृतियों का जो केंद्र निकाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। जो परिणामी बिंदु होगा जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जो है ज्यामितीय आकृतियों के सेंट्रॉइड ज्ञात कर लेंगे हम, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस ज्योमेट्री में किस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इसको जो है सेंट्रॉइड है, इसमें भी जो है वर्ड जरूर सेंट्रॉइड यूज़ करेंगे सीजी को यूज़ करने के लिए, सीजी को बताने के लिए। फिर इसके बाद अलग अलग विधियां हैं, ज्यामिति विधि है, आघूर्ण विधि है, ग्राफ विधि है। ग्राफ से डायरेक्टली पता चल जाता है कि पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जो है ज्यामिति विधि भी है और आघूर्ण विधि भी है। तो यहाँ पर जो है ज्यामिति विधि, यह यहाँ पर इस चीज़ को देख करके जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, तो डायरेक्टली आप जैसे ये अगर एक आयत है तो आप क्या करोगे? इसके हर एक भुजा से क्या कर दोगे? मध्य बिंदु से एक सीधी लाइन खींच दोगे जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली होगी, और विकर्णों को भी जो है यहाँ पर जो है मार्क कर दोगे। तो इन सब लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो होगा इसका सेंट्रॉइड।
आगे देखते हैं इसमें। अगर हम त्रिभुज की बात करें, अभी हमारे पास वृत्त और आयत था, तो हमने क्या किया, उसके विकर्ण खींचे और भुजाओं के मध्य बिंदु से रेखा खींची, और उसका जो पॉइंट आ रहा था, कटिंग पॉइंट उन सभी रेखाओं का, वो उसका क्या था, सीजी पॉइंट था। अब अगर हम सेंट्रॉइड पॉइंट था। अब अगर हम त्रिभुज की बात करें, तो हम यहाँ पर मध्यिकाएं जो है मीडियंस खींचते हैं। तो मीडियंस कैसे खींचते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाला जाता है, लंब, और ये लंब सामने वाली भुजा को ऐसा होना चाहिए जो समद्विभाजित करे। तो यहाँ से लंब डाला जाएगा इस भुजा पर, फिर इसके बाद ये यहाँ से सामने वाली भुजा पर, ये यहाँ से सामने वाली भुजा पर। तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहाँ पर ये कट कर रहे होंगे, वो यहाँ पर कहीं एडजस्ट करता है। तो जो अगर हम मान लें कि टोटल हाइट इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की h है, तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट हमको मिलता है किसी भी त्रिभुज के लिए, अगर आप एक तरीके से देखें कि त्रिभुज अगर विषम बाहु टाइप का ना हो, नॉर्मल एक त्रिभुज की अगर हम बात करें, तो जो है वो लगभग कितना आता है, h/3 डिस्टेंस पर आता है। फिर इसके बाद अगला है आपका जैसे शंकु की हम बात कर रहे हैं। शंकु क्या है, प्रिज्म, सॉरी पिरामिड का ही अगर आधार जो है वृत्त के रूप में हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, शंकु। तो शंकु कोण, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमको निकालना है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब यहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि शंकु है, शंकु एक ठोस है, तो उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए ये शंकु है, इसका आधार कैसे, किसके रूप में होगा, अगर ये शंकु होगा, वृत्त के रूप में होगा, और ये उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो आधार से जो उसके गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई होगी, वो लगभग होगी h/4, ठीक है, और h यहाँ पर शंकु की ऊंचाई होगी। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो h/3, और अगर शंकु के लिए बात करें तो h/4। फिर अगर अर्धवृत्त की बात करें, जैसे नींबू है, सॉरी जैसे चांदा है आपका, अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो है इसमें द्रव्यमान नहीं है, ये क्षेत्रफल वाली आकृति है, तो समतलीय आकृति। तो अब आप अगर एक आधा चांदा लें जिसका कोण जो है कंप्लीट एंगल जहाँ पर 180 डिग्री का बन रहा होगा, तो ये जो है चांदे का जो है सबसे क्या बोलना चाहिए कि कर्वेचर वाला पार्ट ऊपर है, और एकदम जो स्ट्रेट है, आधार है, वो इस तरीके से क्षैतिज के समानांतर है, और उस चांदे के मिड पॉइंट से जो है उसके वक्र को मिलाने वाली रेखा बीच में जो एकदम खींची जाएगी सेंटर से, वो उसकी क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये चांदा हमको किसकी तरह दिखेगा, अर्धवृत्त की तरह, और वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस जो केंद्र है अर्धवृत्त का केंद्र, उससे अगर हम देखें डिस्टेंस, तो जो है आर और ज़ीरो या केंद्र के बीच की जो बीच में एक पॉइंट मिलता है हमको, जो कि आधार से कितनी दूरी पर होता है, 4r/3π दूरी पर होता है। आर यहाँ पर क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये आपका अर्धवृत्त हो गया, यहाँ पर उसका जो है केंद्र हो गया, और इससे थोड़ा डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस कितनी, 4r/3π डिस्टेंस पर क्या होगा, इस अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद अर्धगोले की अगर हम बात करें, नींबू को आधा काट के रख दें और उसका जो कटा हुआ भाग है उसको ज़मीन पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उसकी आधार से जो केंद्र है अर्धगोले का, उसके आधार से जो है गुरुत्व केंद्र की तक की जो दूरी होगी वो होगी 3r/8। फिर इसके बाद अगला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, जिसके लंब समानांतर होते हैं और आमने सामने की एक भुजा समानांतर तो होती है लेकिन बराबर नहीं होती। ये नीचे बड़ी वाली भुजा ली जाती है ए, ऊपर छोटी भुजा बी, और यहाँ पर जो है इस तरीके से बाकी दो भुजाओं से एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। तो बड़ी वाली भुजा को जनरली ए कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर वाली भुजा को बी कंसीडर कर लेते हैं, और लंब समानांतर होते हैं। दोनों पॉइंट से अगर आप लंब खींचोगे तो उनकी ऊंचाई एक होगी, इसलिए इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो समलंब चतुर्भुज है वो भी एक समतलीय आकृति, तो उसका भी सेंट्रोइड निकलेगा, और सेंट्रोइड के लिए जो फॉर्मूला आफ्टर डेरिवेशन आता है वो आता है h/3 a+2b/a+b। फिर इसके बाद ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाएंगी कि अर्धवृत्त के लिए क्या तरीका होता है सेंट्रोइड निकालने का, अर्धगोले के लिए क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के लिए क्या होता है, त्रिभुज के लिए क्या होता है। अगर आपसे कोई बोले कि जो है
आयत या वर्ग के लिए क्या होती है दूरी, तो आप क्या बोल दोगे कि आयत और वर्ग के लिए जो भी उसकी ऊंचाई है उसका आधा कर देंगे तो उसका केंद्र मिल जाएगा हमको। इससे पिछले वाले जो डायग्राम है उसमें करके देख लेना आप, जो ये यहाँ पर देख लेते हैं हम इस चीज़ को। ये जो इसका सी जी एग्जिस्ट कर रहा था ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, इस आधार से कितनी दूरी पर है, इसकी जो भी चौड़ाई होगी अगर ये आयत है तो उसका आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, आधार से उस सेंट्रोइड तक की दूरी पता चल जाएगी। अगर ये एक वर्ग है तो यहाँ पर सभी भुजाएं समान होंगी, तो भुजा का आधा कर दो तो जो है उसकी आधार से दूरी पता चल जाएगी। तो इनके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है निकालने का तो वो ये रहेगा। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब जो है जैसे इसकी गणना कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको कोई एक आकृति ना देकर दो तीन आकृतियों का कॉम्बिनेशन दिया है। मान लीजिए आपको कोई टी सेक्शन दिया है, टी सेक्शन दिया तो टी कैसे बनता है, टी जो है ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, और बीच में एक जो है आयत बनेगा। इस तरीके से टी कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी का जो टी लेटर होता है, अगर जो है वो एक लाइन ना हो करके ऊपर वाला भी एक आयत की तरह आप बना दी जाए, लाइन को आप एक आयताकार बना दो आकृति, और जो है जो नीचे सीधी लाइन खींचते हो आप ऊर्ध्वाधर तल में उसको भी एक आयताकार आकृति बना दो। तो यहाँ पर जो है दो आयत हो जाएंगे, एक क्षैतिज के समानांतर होगा और दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर के समानांतर होगा। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है गुरुत्व केंद्र या उसका सेंट्रोइड तो उसके लिए जो है फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन के लिए क्या निकाल सकते हो, गुरुत्व केंद्र निकाल सकते हो। तो दो आयत हो गए यहाँ पर, तो जो भी आकृतियाँ रहेंगी उनका क्षेत्रफल 1 और 2 कंसीडर कर लो, या तो नीचे वाले को जो इस तरीके से है खड़े में उसको 1 मान लो, और इस तरीके से आड़े में जो है उसको 2 मान लो। फिर 1 वाले का क्या निकाल लो आप, क्षेत्रफल निकाल लो। 2 वाले का भी क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। 1 और 2 का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा, भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको विमाएं तो दी होंगी, तो वो हो जाएगा A1। जो वैसे क्षैतिज वाला आयत होगा उसका भी आप क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्या हो जाएगा A2। एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए A1 और A2 उसके क्षेत्रफल हो गए। अब x1 और x2 खड़ा वाला जो आयत है, आधार से उसका गुरुत्व केंद्र कितनी डिस्टेंस पर है, तो आधार से जितनी उसकी ऊंचाई होगी इस खड़े वाले आयत की उसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा उसका जस्ट जो भी उसकी हाइट होगी या जो भी उसकी चौड़ाई होगी उसका आधा कर दो। तो ये हो गई आधार से गुरुत्व केंद्र की दूरी, जिसको हम x1 से दर्शा रहे हैं। दूसरा वाला जो आयत है वो क्षैतिज तल में है और पहले वाला आयत के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आधार से उसकी दूरी की बात करें तो नीचे वाले आयत की जितनी भी टोटल हाइट होगी वो या चौड़ाई होगी वो, और ऊपर वाले आयत के लिए हम गुरुत्व केंद्र की दूरी कैसे निकालेंगे, उसके जो आधार है उससे जितनी भी उसकी चौड़ाई होगी उसका आधा कर देंगे। एक्चुअल में ये चीज़ें थ्योरेटिकली नहीं आएंगी, और अगर ये चीज़ इस तरीके से क्लियर नहीं होती है तो मैं आपको कॉपी में इसमें एक्सप्लेन कर दूँ। अभी आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि x1 क्या है, आधार से पहली वाली आकृति की गुरुत्व केंद्र की दूरी, और x2 क्या है, आधार से नीचे वाला जो आधार है तो उससे दूसरे वाली आकृति के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी। इस फॉर्मूले में अब 3 अगर आकृतियाँ बन रही हैं, कोई पूरा कंप्लीट सेक्शन है उसमें 3 आकृतियाँ बन रही हैं, तो वहाँ पर 3 क्षेत्रफल निकलेंगे, 3 गुरुत्व केंद्र की दूरियाँ निकलेंगी, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तब जाकर उस पूरी संपूर्ण आकृति का गुरुत्व केंद्र निकलेगा। ठीक है, अगर हम ये x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे थे इसलिए x1 x2 x3 कर रहे थे, अगर y अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो ये y1 y2 y3। ये चीज़ ना मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझा दूँगी, क्योंकि ये ऐसे बिना लिखे समझ में नहीं आ पाएगा ज़्यादा अच्छे से। फिर इसके बाद ये फॉर्मूले थे जिनकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, जो समतल आकृतियाँ हैं उन्हीं का क्षेत्रफल होता है तो उनका गुरुत्व केंद्र निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से। और अगर जो ठोस आकृतियाँ हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ बेलन, शंकु, अर्धगोला, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इनमें क्या होता है, आयतन होता है, तो v1 v2 v3 निकाल लिया। x1 x2 x3 तो क्या है, गुरुत्व केंद्र से दूरी है। अब अगर x अक्ष के सापेक्ष आप दूरी दे रहे हो तो आप क्या करोगे,
x1 x2 में मेज़र करोगे, अगर y अक्ष के सापेक्ष दूरी ले रहे हो तो y1 y2 मेज़र करोगे, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, उसका गुरुत्व केंद्र निकाल सकते हो, ठोस और समतली दोनों आकृतियों का। इसमें यही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी जो कि मैं आपको एक पेपर पर एक्सप्लेन कर दूंगी, इस वीडियो के लास्ट में ग्रुप पर शेयर कर दूंगी उस चीज़ को। आगे इसमें जो है संतुलन की अवस्थाएं, संतुलन की 3 अवस्थाएं होती हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन क्या है कि जब किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके निलंबन बिंदु से कहाँ होता है, नीचे होता है, तो वस्तु से स्थायी संतुलन की अवस्था में जाती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये किताब रखी हुई है पहले इस तरीके से क्षैतिज पर, अब आपने ये इसका गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है, जहाँ पर इसका संपूर्ण भार कार्य कर रहा होगा। अब आपने इस बुक को थोड़ा सा उठा दिया तो ये जो है, अब आपने यहाँ पर उठाने के बाद इस पोजीशन में रखते हुए ही मान लीजिए आप छोड़ देते हैं, इस पोजीशन से यहाँ पर आप पहले पकड़े हुए हैं और इस किताब को छोड़ देते हैं, तो ये हो गया इसका कौन सा बिंदु, निलंबन बिंदु, मतलब छोड़ा जाता है किसी चीज़ को, एकदम से गिराया जाता, तो ये जो है उसका निलंबन बिंदु है। तो ये निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र अगर नीचे है, ये है निलंबन बिंदु, ये है गुरुत्व केंद्र, तो निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र अगर नीचे है तो वस्तु कहाँ आ जाएगी, फिर से विचलित करने के बाद वस्तु को अगर आप थोड़ा सा विस्थापित भी कर दोगे, वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, और इसी को बोला जाता है स्थायी संतुलन। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि वस्तु का जो भार है वहाँ पर क्या कार्य करेगा, बलाघूर्ण। अगर ऐसी अवस्था है कि निलंबन बिंदु ऊपर है और गुरुत्व केंद्र नीचे है, तो वहाँ पर क्या काम करेगा, बलाघूर्ण। तो यहाँ पर इस वस्तु का जो भार काम कर रहा है नीचे की तरफ, वो एक बल है, और इसकी जो लंबवत दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो एक आघूर्ण की तरह काम करेंगे, और जो इस वस्तु को नीचे लाने का प्रयास करेंगे तो वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो यही कारण है इसका स्थायी संतुलन का। आगे है दूसरी कंडीशन, अस्थायी के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एकदम अपोजिट। अभी कहाँ था, निलंबन बिंदु ऊपर था, गुरुत्व केंद्र नीचे था। जब किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जब निलंबन बिंदु से कहाँ हो जाए, ऊपर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वस्तु स्थायी संतुलन की अवस्था में नहीं आ पाएगी। जैसे आप किसी पेंसिल है, अगले पेज पर इसका एग्जाम्पल डायग्राम भी दिया हुआ है कि पेंसिल को नोक पर खड़ा कर दो, तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर है, अब वस्तु गिर रही है तो उसका जो है सस्पेंशन पॉइंट कहाँ होगा, इस गुरुत्व केंद्र से तो नीचे ही होगा ना गिरते टाइम। तो क्या हो जाएगी, वस्तु अगर सीधी खड़ी है तो बाद में जो है क्षैतिज तल में आ जाएगी, मतलब अस्थायी संतुलन। जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, क्या पुनः उसमें आ पाई वस्तु, नहीं आ पाई। तो ये कौन सा संतुलन है, अस्थायी संतुलन। तो यदि नोक पर खड़ी पेंसिल या ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी छड़ी को उसकी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा विचलित कर दिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस नहीं आती। तो अतः हम कह सकते हैं वस्तु किस अवस्था में है, अस्थायी संतुलन की अवस्था में। इसके डायग्राम को और देख लेते हैं। ये यहाँ पर वस्तु खड़ी हुई थी, जब थोड़ा सा इसको विचलित किया तो ये पॉइंट एक्चुअल में जो होगा इस पॉइंट से नीचे रहेगा थोड़ा सा। इस डायग्राम में एकदम एक जैसे पॉइंट पर बनाया, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा क्योंकि वस्तु जो है थोड़ा सा विचलित हो गई है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या काम करेगा, बलागुण तो यहाँ भी लगेगा, तो वस्तु को नीचे लाने का प्रयास करेगा। इसलिए वस्तु जो है जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें पुनः वापस नहीं आ पाएगी। तो ये जो है इसको यहाँ पर लिखा भी है, छड़ के बाहर आधार द्वारा उत्पन्न भार का आघूर्ण छड़ के भार के कारण उसे नीचे गिरा देगा, और ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है। तीसरा है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन मतलब किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जब निलंबन बिंदु पर होता है, मतलब जैसे बॉल है, बॉल को आपने जो है क्या किया, थोड़ा सा जो है टच करके उसको चाह के वो मूव करे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा टच कर दिया, तो क्या होगा, बॉल जो है थोड़ा आगे तक विस्थापित हो जाएगी, लेकिन जो उसका गुरुत्व केंद्र था और वही उसका निलंबन बिंदु है, एक ही हाइट पर है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी पुनः नहीं आई, और ये जो है उससे अलग अवस्था में भी आगे नहीं जा रही है कि चलती जा रही हो आगे तक,
थोड़ी देर जो है विचलित रहेगी, फिर जो है आकर नई स्थिति में आकर रुक जाएगी। तो ये कौन सा संतुलन कहलाएगा? उदासीन संतुलन की। जब किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जब निलंबन बिंदु पर होता है तो वस्तु कौन सी अवस्था में हो जाती है? उदासीन संतुलन की अवस्था में हो जाती है। धक्का लगने पर गेंद की स्थिति, जब हम किसी गेंद को धक्का लगाते हैं ना तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ पाती है, ना ही लगातार चलती रहती है, बल्कि एक नियत स्थान पर आकर स्थिर हो जाती है। तो ये उदासीन संतुलन की अवस्था है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं अलग से लिखने की बजाय, अगर आपको इसमें समझा पाऊँ तो अच्छा है, और नहीं अगर समझ पाते हो तो फिर आगे इस अलग से बता भी दूंगी आप लोगों को कि कैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। या ये जो है पूरा के पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट आकृति है और इसका आपको क्या निकालना है? गुरुत्व केंद्र। चित्र में धातु की पतली शीट की आकृति दर्शाई गई है और इसका गुरुत्व केंद्र आपको बताना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे एक क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। क्यों आयत बोला मैंने? क्योंकि ये इसकी ऊंचाई 40 है, चौड़ाई 40 है, और इसकी लंबाई क्या है? 45 है। लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं। तो दो आकृतियाँ बन रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो आयत है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लो, जो त्रिभुज बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। तो A1 इनने जो है आयत को माना है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल लिया। इसके बाद H1 बोल सकते हो आप, या X1 या Y1, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में। अगर आप Y के अक्ष के सापेक्ष अगर दूरी ले रहे हो तो Y1 कंसीडर करोगे। कई बार उसको हाइट बोला जाता है इसलिए H भी कंसीडर कर लिया जाता है। अगर X अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो आप, यहाँ इसको आधार लेते हो, यहाँ से निकाल रहे हो, तो आप उसको X1 X2 बोलोगे। तो यहाँ पर H1 की जैसे बात हो रही है, तो H1 मतलब आधार से इस आयत की गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? 40 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20। तो 40 का आधा कर दिया हमने, क्योंकि आयत है और आयत का मध्य बिंदु कहाँ पर निकलेगा? उसकी चौड़ाई या ऊंचाई के आधे पर। H1 निकल गया। अब दूसरी आकृति क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उससे निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। विमाएँ बहुत याद रखना है कि अगर ये सब mm में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक चीज़ सेंटीमीटर में है दूसरी चीज़ mm में है। फिर इसके बाद अगला है इसमें H2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने त्रिभुज के लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि इसकी ऊंचाई का 1/3। ऊंचाई कितनी है? 50 का कितना हो जाएगा? 1/3। ये वाले त्रिभुज के आधार से उसकी दूरी निकली है। हमको कहाँ से निकालना है? एकदम नीचे, जो भाई कंप्लीट सेक्शन की बात हो रही है ना, तो ये जो पूरी आकृति है उसके आधार से बात हो रही है। मान लीजिए इसके ऊपर भी कोई आकृति होती तो उसकी भी हम आधार से ही निकालते। तो यहाँ पर जो है इस त्रिभुज के आधार से तो ऊंचाई h/3 है, लेकिन हम जो है निकालेंगे पूरा इसके क्षैतिज तल से कितनी ऊंचाई पर है ये। तो यहाँ पर ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 40, और 40 में फिर 50 का 1/3, तो 40 को भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि AB से हम उस गुरुत्व केंद्र की दूरी निकाल पाएँ, क्योंकि हम कंप्लीट आकृति के लिए ये चीज़ निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना। कई बार बच्चे सिर्फ दूसरी आकृति के लिए उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, नीचे वाली जो हाइट है उसको जोड़ना भूल जाते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? y बार बराबर A1H1 प्लस A2H2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 का मान पता है, H1 का मान पता है, A2 का मान पता है, H2 का मान पता है, A1 A2। ये फॉर्मूला जो है सभी में सेम रहेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये जो आंसर आया है वो क्या है? इसका जो है इस पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड है। ये समतली आकृति है ना, तो उसका सेंट्रॉइड है। यहाँ पर दिया भी हुआ है गुरुत्व केंद्र बिंदु F। बिंदु F कहाँ है? यहाँ पर। बिंदु F से कितनी दूरी पर है? 34.10। तो 34.10 कहाँ पर आ रहा है? इस आकृति के मिड पॉइंट पर, ना कि इस आयत या फिर इसके मिड पॉइंट पर आ रहा है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इसमें बता दीजिएगा।